कहते हैं बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटे आन हैं तो बेटियां शान हैं। बेटे अंग हैं तो बेटियां पूरा एक शरीर हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है डायलॉग विद डॉटर्स, वास्तव में एक बहुत ही अच्छी थीम है। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की जो सोच है उसको परिलक्षित कर रही है। जैसा कि वीणा मैम ने बताया कि बेटियों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो बेटियां बैठी हुई हैं उनके चेहरे पर मुझे जरा भी मुस्कान नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? भाई अपनी जो थीम है वो डायलॉग विद डॉटर्स है, आपके साथ बातचीत करने की जो थीम है, तो आप लोग इतने मुरझाए हुए कैसे बैठे हैं? स्पेशली डॉटर्स, प्लीज स्माइल। मुझे जो टॉपिक दिया गया, पहले तो मैं आपको मेरा परिचय करवा दूं, मैम ने नहीं करवाया। प्रियंका थोरी, नायब तहसीलदार नवलगढ़। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शायद आपने खूब सुना होगा, पिछले 5-6 सालों से यही चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे हमारे समाज को क्या जरूरत पड़ गई कि हमको इस तरह का कोई एक अभियान चलाना पड़े? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी नहीं सुना, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आप में से कोई बेटी इसके संबंध में कुछ कहना चाहेगी कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गवर्नमेंट को भी एक अभियान के रूप में लेना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कोई भी बेटी इसके संबंध में अगर कुछ कहना चाहे, क्योंकि अपनी जो ये थीम है वो बेटियों के साथ में डायलॉग करने की है, डायलॉग विद डॉटर्स है, तो आपके विचार भी आना बहुत जरूरी है। भाई हमारे समाज में ऐसा क्या हो गया कि लिंगानुपात इतना गड़बड़ हो गया? अब देखो, बात आई जब लिंगानुपात की, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि लिंगानुपात है क्या, क्या भला है ये लिंगानुपात। मुझे जहां तक यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो बच्चियां आई हैं वो 12th क्लास से ऊपर ही है। 12th से ऊपर ही है ना? 12th क्लास से ऊपर ही है? प्लीज हाथ खड़ा करें जो 12th क्लास से ऊपर की बच्चियां हो। तो मेरा ये मानना है कि लगभग सभी बच्चियों में ये समझ है कि लिंगानुपात क्या भला है, लिंगानुपात होता क्या है। बहुत ही ये जो वर्ड है लिंगानुपात, ये अपने आप में ही अपना मीनिंग बता रहा है कि लिंगानुपात होता क्या है। आप में से कोई बच्ची अगर बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर दीजिए। वेरी गुड। पहले तो आप अपना नाम बताइए। माइक हाथ में दे दो, वो माइक दे दो ना। देखो, ये जो थीम है हमारी डायलॉग विद डॉटर्स, आप बेटियों के साथ बातचीत करने का ही अपना एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हो और हम अपनी बात रख सकते हैं। तो प्लीज आप पहले तो अपना नाम बताइए। मोनिका शेखावत। मोनिका शेखावत, वेरी गुड बेटा। आप अब लिंगानुपात के बारे में अपनी जो साथ की जो बच्चियां हैं उनको कुछ बताइए। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। वेरी गुड। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भाई हम लोग विदेशों में क्या हो रहा है, विकसित जो देश हैं उनमें क्या हो रहा है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन भारत में कंडीशन ये हो रखी है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हम लोग काउंट कर रहे हैं। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। देखो, आप में से जो भी बच्चा जवाब देगी, प्रोग्राम के पश्चात उनके लिए कुछ स्पेशल इनाम रखे गए हैं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के साथ मुखर हो सके। आपसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात पर। जो मैंने आप लोगों को डायलॉग शुरू में बताए कि बेटियां भाग्य होती, बेटे अगर भाग्य हैं तो बेटियां सौभाग्य हैं। लेकिन भारत में ये कंडीशन लगातार चली आ रही है कि स्वतंत्रता के पश्चात बेटियों की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसकी बदौलत बेटियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और हम लोगों को इस तरह के अभियान चलाने पड़ रहे हैं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ से मतलब अभी मैं सोच ही रही थी कि बेटी बचाओ में हम लोग जन्म के समय या जन्म से पूर्व उनकी जो हत्या कर दी जा रही है सिर्फ उसी को काउंट कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बेटियों को बुरी नज़र से भी बचाना हमारा एक कर्तव्य रह गया है। जैसा कि हम लोग रोज आजकल न्यूज में देख रहे हैं बेटियों के साथ बला घटना हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस परिदृश्य में ये बेटी बचाओ वर्ड जो अपने आप में है एक विस्तृत अवधारणा लेकर के अपने सामने आ रहा है। लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में भी थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए कि हम लोग किस पायदान पर खड़े हैं पूरे विश्व में। चलो एक क्वेश्चन मैं और कर देती हूँ, कितने महाद्वीप हैं? छोटा सा क्वेश्चन। गुड, उधर से आया अभी। अभिभावक की तरफ से आंसर देते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। 7। प्लीज आप उनके नाम बताएंगे। वेरी गुड। अंटार्कटिका। गुड। बस 7। चलो आपने कम से कम इतना बोला तो सही, बहुत ही अच्छी बात है। इनके लिए जोरदार तालियां। अगर कोई हिम्मत करेगा तो 1 नंबर का क्रेज दे देंगे। वो गुड। इनके अलावा और कोई बताना चाहेंगे अभिभावकों की तरफ से? ये गुड़िया, ये बच्ची बताएगी। गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है। गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों की 2 चोटी देख करके मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मैं स्कूल लेक्चर हुआ करती थी। There are 7 continents. Good. Which name as Africa, Europe, Asia, North America, South America, Antarctica, Australia. गुड, वेरी गुड। बेटा पहले तो आप अपना नाम बताओ। My name is Vaidehi Sharma. प्लीज रिपीट। My name is Vaidehi Sharma. वैदेही शर्मा। वेरी गुड। वैदेही शर्मा के लिए जोरदार तालियां। स्कूल का नाम There will be more senior secondary school. तीजा देवी मोर। हम लोग गए थे, मैं और एसडीएम सर पीछे भी गए थे, तब भी आपके स्कूल की जो प्रतिभा है वो हमने देखी थी, बहुत ही शानदार है। तो वैदेही ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। गुड वैदेही। इसी तरह की अपेक्षाएं बाकी की बालिकाओं से भी मेरी रहेगी। तो इन्होंने जैसा कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो बताए हैं, अब मैं उन जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनकी आपको एक बार सिर्फ रेशियो लिंगानुपात जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि हमारे एशिया, भाई भारत है वो एशिया महाद्वीप पे पड़ता है। तो हमारे भारत का जो महाद्वीप एशिया है उसकी इस 7 कंडीशन में स्थिति क्या है। अंटार्कटिका में हम लोग तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर तो वैसे ही पॉपुलेशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 पर है यूरोप महाद्वीप, जहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे 1055 महिलाएं हैं, बहुत ही शानदार कंडीशन है। सेकंड पर साउथ अमेरिका है जहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे 1033 महिलाएं हैं। थर्ड पर नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे 1029 महिलाएं हैं। फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर बिल्कुल बराबर का रेशियो है, जो एक आदर्श कंडीशन होनी चाहिए, 1000 पुरुषों के पीछे 1000 महिलाएं। उसके पश्चात हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महाद्वीप मानते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर बात की जाए लिंगानुपात की तो 1000 पुरुषों के पीछे 999 महिलाएं हैं। तो इन जो महाद्वीप हमने देखे हैं, 5 जो महाद्वीप देखे हैं, उनमें कहीं पर भी हमको एडवर्स कंडीशन नजर नहीं आती। लेकिन जब मैं बात करूँ एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में 1000 पुरुषों के पीछे 963 महिलाएं। कितनी दुखद बात है कि इतना कम आंकड़ा हम लोग छू पा रहे हैं, जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो एशिया महाद्वीप के लगभग जो भी विकासशील देश हैं वो विकसित देशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोच है बेटियों के प्रति वो अभी भी वही की वही नजर आ रही है। ये हमारे डेटा बताते हैं। अब बात की जाए भारत की, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में लिंगानुपात है मात्र 940, मात्र 940, जो इन सारे के सारे महाद्वीपों में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। अब अगर भारत में भी बात की जाए अपने राज्य की, राजस्थान की, तो राजस्थान में लिंगानुपात
इससे भी बदतर स्थिति में, जो है मात्र 900। इधर से बच्चियों की तरफ से आवाज आ रही है। चलो एक क्वेश्चन ये भी हो जाए कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो उधर से कुछ बच्चियां उतावली हो रही हैं, तो प्लीज आप बताएं। वेरी गुड, प्लीज आप अपना नाम बताइए। रेणु कंवर, मोरारका कॉलेज। रेणु ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, मात्र 928। अब इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है कि एक हमारे एक मिनट, ये हमारे कॉलेज की बच्ची है इसलिए पूरा नाम पूछते हैं, कॉलेज का नाम क्या है? ओके राधेश्याम आर मोरारका। श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। वेरी गुड, एक बार बेटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्हीं के कॉलेज की बच्ची है जिसने बहुत ही अच्छा सुंदर आंसर दिया है 928। लेकिन ये जो 928 का जो आंकड़ा है वो अपने आप में ही एक दुखद स्थिति को बयान करता है। 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 928 महिलाएं होना बहुत ही एक अपने आप में दुखद स्थिति है। लेकिन उससे भी दुखद आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी, शिशु लिंगानुपात। जो 0 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बच्चे और बच्चियां होती हैं, उनके बीच में जो लिंगानुपात निकाला जाता है वो होता है शिशु लिंगानुपात। तो एक अगला क्वेश्चन ये हो जाता है कि अपना राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, वर्तमान में कितना है? कोई बच्ची बता पाएगी? हाथ उठाओ। हाथ उठा, आप बताना चाह रहे? कोई भी हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही आपको स्थिति क्लियर कर देती हूँ। पूरे भारत में शिशु लिंगानुपात स्वतंत्रता के पश्चात धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। तभी गवर्नमेंट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लानी पड़ रही है। 1971 में हमारा शिशु लिंगानुपात 945 था, जो भी एक दुखद स्थिति थी। उसके पश्चात 2001 की जब जनगणना हुई तब हमारा शिशु लिंगानुपात आया 927 से वर्तमान में 919। भारत का वर्तमान में लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 919 है। यही जो शिशु लिंगानुपात है आगे जाकर के हमारा लिंगानुपात, जो वयस्क जो लिंगानुपात है वो शो करेगा, वही करेगा। तो ये जो धीरे धीरे हमारी शिशु लिंगानुपात की जो स्थिति गड़बड़ होती जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान हमारे भारत सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। सबसे खराब स्थिति हमारे जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहां से नजर आ रही है। हम लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग एक सभ्य प्राणी और मानसिक रूप से विकसित होते चले जाएंगे। लेकिन विकट स्थिति ये हो रखी है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बेटियों के प्रति हमारी सोच, जो हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़ों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। हरियाणा पंजाब की स्थिति तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। उसी वजह से हमको हरियाणा के पानीपत जिले, जो पूरे भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे खराब स्थिति थी, वहां से हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को करनी पड़ी, जिसके पीछे को 22 जनवरी को हमारे 6 वर्ष हो चुके हैं। तो इसी सरकार के मोटिवेशनल जो प्रयास है उसके माध्यम से हरियाणा का लिंगानुपात जो 2011 में 871 के करीब था, वर्तमान में बढ़कर 932 के करीब हो चुका है। कितनी अच्छी बात है कि 871 से बढ़कर 932 होना गवर्नमेंट का जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसी को परिलक्षित कर रहा है। वैसे ही मैं बात करूं झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिला भी शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही अग्रणी जिला है। लेकिन अगर बात की जाए लिंगानुपात की, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग बेटियों के प्रति पता नहीं क्या हो गया है, हमारी मानसिक स्थिति, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बेटियों के प्रति जो हमारी मानसिक स्थिति है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है वो श्रीमान
नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ झुंझुनू आए थे, उनके द्वारा एक प्रचार के रूप में, अभियान के रूप में इसको चलाया गया। उसी का नतीजा ये रहा कि जो हमारा 2011 का लिंगानुपात कितना था, 2011 का शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का कोई बच्चा बता पाएगा? बेटियों में से झुंझुनू जिले के प्रति तो कम से कम हमको अवेयर हो ही जाना चाहिए कि हमारी कंडीशन क्या चल रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हमारा पूरे कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो हम करेक्ट कर देंगे। देखो, डायलॉग विद डॉटर्स का मतलब ये है कि हाँ, आप हम लोगों के साथ बातचीत करो। 927 927 सॉरी, पर ये शिशु लिंगानुपात सही नहीं है, मैं करेक्शन कर देती हूँ। राजस्थान में सबसे खराब स्थिति हमारे झुंझुनू जिले की शिशु लिंगानुपात के मामले में दर्ज की गई, जो मात्र 837 था। इससे बुरी और क्या कंडीशन हो सकती है? 837 का जो ये आंकड़ा दिखा रहा है कि हमको वो डेटा में कंफ्यूज हो गई थी। कोई नहीं, वेरी गुड। आपका शुभ नाम क्या है? सिमरन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये डेटा में थोड़ा सा इधर से उधर मिसमैच हो गया था, वो अक्सर हो जाता है। जो 837 की जो ये कंडीशन, हमारी दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति थी, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 6 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी अभियान को आगे प्रेरित करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, हमारा जो लिंगानुपात है वो 2016 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बढ़कर 903 हो गया। बहुत ही गजब की उछाल हम लोगों ने दर्ज की। 837 से 903 के बीच में एक काफी बड़ा गैप था, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हमारी जो कार्यकारिणी थी, जो हमारा जिला प्रशासन था, उसको यहाँ पर 2016 में सम्मानित भी हुए थे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। इसके पश्चात 2017 में हमारा लिंगानुपात बढ़कर 952 हो गया, जिसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। झुंझुनू जिले का जो लिंगानुपात में अभूतपूर्व जो वृद्धि दर्ज की गई, वो हम लोगों का ही एक सामूहिक प्रयास था। तो ये जो वृद्धि जो दर्ज हो रही है, वो भी फिलहाल सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों को, हम सबको मिलकर के इसके लिए और भी अच्छे से अच्छे प्रयास करने होंगे, ताकि ये जो आंकड़ा है वो हम लोग भी विकसित देशों के बराबर इसको छू सकें, और हमारा भी विश्व के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, और इवन झुंझुनू जिले का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक अभूतपूर्व योगदान हो। ये जो पीढ़ी मेरे सामने जो बैठी है, वही आगे की भविष्य की निर्माता है। तो आप लोग ही अपनी आवाज उठा सकते हैं, बेटियों के लिए अपने प्रयास जारी रख सकते हैं, और जो यहाँ पर अभिभावक जो माताएं बैठी हैं, उनसे भी यही अपेक्षा रहेगी कि वो भी अपनी बेटियों को भी प्रोत्साहित करें और अपने लिए आवाज उठाएं। अब नेक्स्ट बात पर हम लोग अगर चलें, तो ये होगा कि ये जो लिंगानुपात है, इसके कम होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये लिंगानुपात है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और समाज इसके प्रति अवेयर नहीं है? तो आप में से कोई बेटी अगर इसका जवाब देना चाहे, क्योंकि डायलॉग विद डॉटर्स, आप लोगों के साथ बातचीत करके ही हम अगर कोई प्रॉब्लम हमको समाज में परिलक्षित हो रही है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो अगर आपको अपने आसपास के परिवेश से अगर कुछ लग रहा हो कि इस वजह से ये शिशु लिंगानुपात या फिर ओवरऑल अगर लिंगानुपात की बात की जाए जो कम हो रहा है, तो आप में कोई बच्ची अपना पक्ष वो रख सकती है। जोश लेके आओ। देखिए भाई, कोई ना कोई अगर कमी समाज में अगर नजर आ रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही होगा। तो गुड, शायद समाज की सोच। पहले तो आप अपना परिचय एक बार पूरा परिचय सबको दीजिए। मोनिका शेखावत, गांव जाखर, फादर्स नेम दशरथ सिंह शेखावत, मदर्स नेम सुमन कंवर, और कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मोरार का।
वेरी गुड। गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा है जो अपने विचार इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती है। आगे एक के बाद एक बेटी का जन्म, बेटे की चाह में एक बेटी के बाद एक बेटी का जन्म, बार बार बेटियों का जन्म, फिर उनके प्रति वही आक्रोश की भावना, यही हमारे लिंगानुपात की मेन वजह थी। दूसरा, अगर मैं बात करना चाहूँ बाल विवाह, बाल विवाह भी विशेष तौर से राजस्थान में खूब प्रचलित है। यहाँ नवलगढ़ में मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन मैं उदयपुर वाटी में पहले मैं जॉब कर चुकी हूँ। वहाँ पर बाल विवाह की जो कंडीशन है वो बेहद खराब है। यहाँ पर शायद नहीं हो रहा है। अगर किसी के आसपास हुआ तो एक बार आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आसपास में किसी के यहाँ पर कोई बाल विवाह हुआ तो पीछे पीछे लेके जाइए सर। नहीं हुआ था सर, फतेहपुर में हुआ था। मामा के बदले में भांजी को 13 साल की थी, शादी छुपा छुपी में हुई थी, सबके सामने नहीं हुई थी। देखो, लिंगानुपात कम होने का ये एक बड़ी वजह है विवाह नहीं होना, और विवाह नहीं होने के बदले हम बेटियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी मामा के बदले, कभी चाचा के बदले, कभी किसी के बदले, कभी भाई के बदले, कभी बहन को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अगर लिंगानुपात के प्रति हम लोग अभी सचेत नहीं रहे तो भविष्य में क्या विकट स्थिति होगी, ये आप सबके सामने एक आईने के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बाल विवाह होने से न केवल एक परिवार बर्बाद होता है, बल्कि दोनों परिवारों को हानि होती है। क्योंकि जो बेटी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, उसकी पढ़ाई बीच में छूट चुकी होती है, और साथ ही साथ में बाल विवाह होने की वजह से बेटी के स्वास्थ्य के साथ, उसकी हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ होता है, वो भी अपने आप में एक अपूरणीय क्षति है। तो हमको अपनी सोच में बदलाव करना होगा। जो बाल विवाह है, हम लोग अपने समाज में एक जो बहुत ही बड़ी कुरीति है, उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। अगर आपके भी आसपास कहीं पे भी कोई बाल विवाह की सूचना हो तो आप भी तुरंत प्रशासन को अवेलेबल करवाएं, ताकि उस बेटी का भी जो भविष्य है आपकी तरह ही जो बन रहा था, जो बीच में टूटने जा रहा है, उसको एक नई ऊर्जा, नई गति, नई दिशा मिल सके। समाज की जो सोच है, बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा। क्यों भाई, बेटियां क्यों नहीं बढ़ा सकती वंश को? बेटा अंश है तो बेटी वंश है, वंश बेटी के बिना नहीं चल पाएगा। ये हमारे समाज को विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग बेटियों की यूं ही हत्याएं करते चले गए तो एक दिन बहू और बेटी के लिए तरस जाएंगे। बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं देना। ऐसा क्यों? जब बेटी भी बेटे के बराबर उत्तराधिकारी की पात्र है तो फिर बेटियों को भी अपनी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से उनका भी सशक्तिकरण होना चाहिए। लास्ट में जो सबसे मेन मुद्दा बेटियों के प्रति है वो है उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर। अगर बेटी एक बेटी अगर शिक्षित हो रही है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित कर रही है। अगर बेटी पिता के घर पर शिक्षित होती है, अपने छोटे भाई, छोटे या बड़े जो भी भाई बहन होते हैं उनको भी वो शिक्षा देती है। इवन अगर उनकी मम्मी भी नहीं पढ़ी लिखी होती तो वो उसको भी 4 बार बताती है, 4 बात वो उसको भी बताती है। उसको भी वो एजुकेशन के लेवल पर अपनी तरफ से पूरा मोटिवेशन करने की वो कोशिश करती है। शादी के पश्चात वो अपने ससुराल वाले, इवन बच्चे, सबको वो शिक्षित करने का पूरा प्रयास करती है। तो इसी के संदर्भ में गवर्नमेंट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो अभियान है, इसकी जो मार्मिक, जो गवर्नमेंट की जो मार्मिक सोच है इसके प्रति, उस सोच को हम लोग समझें और हमारे समाज में उस सोच को अमली जामा पहनाएं। और मेरी आप सब लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि इस अभियान को आप भी अपने एक मूलभूत, जो आप लोग शिक्षा के साथ साथ में जो मूलभूत कार्य करेंगे वो आप इसको बढ़ा करके, इसका प्रचार प्रसार करके अपने जीवन में उसको अमली जामा पहनाकर निश्चित रूप से, सार्थक रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा रहेगी।
और इस कार्यक्रम को जो सर ने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सेवा ज्योति ट्रस्ट की तरफ से जो हमको ये मौका आपसे रूबरू होने के लिए दिया गया, उसके लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय और सेवा ज्योति ज्ञान ट्रस्ट साधुवाद के पात्र हैं।